नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं विक्रम ढिल्लन आप सभी का अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, आज से हम कक्षा 12th की राजनीति विज्ञान का जो पार्ट है उसको शुरू करने वाले हैं। इसमें अपन राजनीति विज्ञान में जो अपने किताब है इसके दो भाग दे रखे हैं, एक तो अवधारणाएं और एक अपना संविधान। तो संविधान वाला पार्ट अपन बाद में पढ़ेंगे और जो थोड़ा सा टफ पार्ट पड़ता है, ठीक है, जो अवधारणाएं हैं, जो कॉन्सेप्ट्स हैं जिन्हें समझना बहुत ही मुश्किल है, इसको हम पहले अध्ययन करेंगे और काफी इजी तरीके से अध्ययन करेंगे जिससे आपके ये सारी चीजें क्या आ जाएं, समझ में आ जाएं। इससे पहले अपन कक्षा 11th में राजनीति विज्ञान के बारे में पढ़ चुके हैं कि राजनीति विज्ञान क्या है, नगर, राज्य या संविधान, ये सब मिलकर या देश की जितनी भी राजनीतिक क्रियाएं हैं, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, ये सब चीजें मिलाकर क्या कहलाती हैं, राजनीति विज्ञान कहलाती हैं, जिसमें वर्तमान का अध्ययन किया जाता है। मुख्य रूप से वर्तमान का अध्ययन और जो प्राचीन अवधारणाएं हैं इनका क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। तो जो अपना राजनीति विज्ञान का कक्षा 12th का जो पहला चैप्टर है वो चैप्टर आधारित है न्याय पर। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे कि देखो, जो वर्तमान में राजनीति विज्ञान का मुख्य आधार है वो है न्याय। प्राचीन काल से लेकर यानी कि सुकरात से लेकर आज तक जितने भी विचारक हुए हैं सबने अपने विचार दिए हैं किसके ऊपर, न्याय का। यानी कि न्याय राजनीति विज्ञान का कैसा विषय है, केंद्रीय विषय है। इसीलिए इस चैप्टर से अपनी क्या होती है, शुरुआत होती है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जो पहला अपना जो अध्याय है, जो चैप्टर है न्याय, इसको कितने भागों में अपन डिवाइड करेंगे और किस तरीके से अपन इसका अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले तो अपन इस चैप्टर में बात करेंगे कि इसमें जो न्याय से संबंधित जो विचारक दिए गए हैं उनको अपन ने कितने भागों में बांटा है। तो देखो, इस चैप्टर को इजी वे में पढ़ने के लिए अपन सबसे पहले तो देखो, एक तो अध्ययन करेंगे विचारक कि कौन कौन से विचारक हैं और इन विचारकों को भी अपन अलग अलग भागों में बांटेंगे। जैसे अपन बांटेंगे इसको, एक तो प्राचीन काल के विचारक। कौन से काल के, प्राचीन काल के विचारक। फिर अपन इनको बांटेंगे कौन से विचारक, मध्यकालीन। कौन से काल के विचारक, मध्यकालीन। और फिर तीसरा इनको अपन बांटेंगे कौन से विचारक, आधुनिक काल के विचारक। ठीक है, चैप्टर के 3 भाग तो ये हो गए कि विचारकों में से कौन सा, प्राचीन काल के विचारक, मध्यकालीन और आधुनिक कालीन। वैसे तो जितने भी विचारक हुए हैं राजनीति विज्ञान में सबने न्याय के ऊपर कोई ना कोई विचार रखा है, लेकिन अपनी जो पुस्तक है अपन केवल उनका ही अध्ययन करेंगे मुख्य रूप से, और उनसे संबंधित यदि कोई जुड़ी हुई बात आती है तो अपन उसका साथ में अध्ययन करेंगे। तो देखो, प्राचीन काल के विचारक किसकी बात करेंगे अपन, प्लेटो की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, एरिस्टोटल, या जिसे अपन क्या कहते हैं, अरस्तु कहते हैं। मध्यकालीन, मध्यकालीन में अपन किसकी बात करेंगे, संत अगस्टाइन, थॉमस एक्विनोस, जिन्होंने ईश्वरीय राज्य की क्या की थी, कल्पना की थी। ईश्वरीय राज्य की बात करते हैं ये। तीसरा अपन बात करेंगे आधुनिक काल विचारक, ठीक है, जिसमें देखो किसकी बात करेंगे, जर्मी बेंथम की अपन बात करेंगे, जिसने उपयोगितावादी क्या दिया था, सिद्धांत दिया था। इसके अलावा अपन बात करेंगे किसकी, डेविड ह्यूम की, जिसने नियमों के पालन पर क्या दिया था, जोर दिया था। जेरेमी बेंथम का एक शिष्य था जिसका क्या नाम था, J.S. मिल, जॉन स्टुअर्ट मिल। इसके अलावा अपन बात करेंगे आर्थिक विचारक कार्ल मार्क्स, जिनके बिना राजनीति विज्ञान क्या है, अधूरा है। और सबसे महत्वपूर्ण अपन बात करेंगे किसके सिद्धांत की, जॉन रॉल्स के सिद्धांत की, जिन्होंने अज्ञानता के पर्दे का सिद्धांत, ठीक है, अपनी पुस्तक ए थ्योरी ऑफ जस्टिस में अज्ञानता के पर्दे का क्या दिया था, सिद्धांत दिया था। तो चैप्टर के 3 भाग, प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक कालीन विचारक। इसके अलावा अपन बात करेंगे इस चैप्टर में भारतीय विचारक या भारतीय विचारकों के जो सिद्धांत थे,
ठीक है, उनकी बात करेंगे। तो उसमें मुख्य रूप से देखो अपन किसकी बात कर लेते हैं, इसमें मुख्य रूप से देखो जो बात की गई है वो किससे संबंधित बात की गई है, धर्म से संबंधित क्या की गई है, बात की गई है। जो भारतीय विचारक हैं ये किस पे आधारित है, धर्म पर आधारित है। ठीक है, विचारकों का कोई विशेष उल्लेख नहीं दिया है, केवल और केवल धर्म पर आधारित न्याय की क्या की गई है, बात की गई है। ठीक है, और नेक्स्ट जो चैप्टर का 5वां भाग है उसमें न्याय के विविध रूप, उसमें अपन किसकी बात करेंगे, न्याय के विविध रूप। ठीक है दोस्तों, ये स्टूडेंट्स न्याय के विविध रूप, जैसे कौन से न्याय की, नैतिक न्याय की अपन बात करेंगे, कौन से न्याय की बात करेंगे, आर्थिक न्याय की अपन बात करेंगे, कौन से न्याय की बात करेंगे, सामाजिक न्याय की बात करेंगे, और इसके अलावा कौन से न्याय की, राजनीतिक न्याय की अपन क्या करेंगे, बात करेंगे। और इस तरीके से अपना पूरा चैप्टर इसमें क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, भारतीय विचारकों में जैसे कौटिल्य है, मनु है, तो इनके बारे में अपन क्या करेंगे, बात करेंगे। विचार कुछ भी नहीं है, केवल और केवल क्या करेंगे, धर्म की बात करेंगे। न्याय के विविध रूप यानी कि नैतिक, आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक न्याय की अपन क्या करेंगे, चैप्टर में बात करेंगे। तो इस तरीके से अपन ने चैप्टर को कुल कितने भागों में बांट दिया, 5 भागों में अपन ने चैप्टर को डिवाइड कर दिया। तो 5 भाग कौन से, प्राचीन कालीन विचारक, मध्यकालीन विचारक, आधुनिक कालीन विचारक और भारतीय विचारक। भारतीय विचारक बिल्कुल छोटा सा है। इसके अलावा न्याय के विविध रूप, नैतिक, आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक न्याय की अपन इसमें क्या करेंगे, बात करेंगे। अब सबसे पहले अपन बात करते हैं कि न्याय है क्या। न्याय, जस्टिस, जिसे अंग्रेजी में कहा जाता है जस्टिस। तो देखो सबसे पहले अपन शुरुआत करते हैं कि न्याय से संबंधित क्या है न्याय। तो आजकल अपन देखते हैं कि न्याय क्या है, कि भाई कोर्ट होते हैं, किसी भी देश का संविधान होता है, सरकारें संविधान का निर्माण करती हैं, विधायिका कानूनों का निर्माण करती है और उन कानूनों की व्याख्या न्यायपालिका करती है, या उन कानूनों के आधार पर न्यायपालिका क्या करती है, न्याय करती है। लेकिन आज जो अवधारणा अपन देख रहे हैं, आज जिसकी हम बात करते हैं कि सभी आर्थिक रूप से समान होने चाहिए, राजनीतिक रूप से समान होने चाहिए, सामाजिक रूप से समान होने चाहिए, ये प्राचीन काल में नहीं हुआ करती थी। प्राचीन काल में अलग अलग विचारकों द्वारा न्याय के अलग अलग क्या दिए गए, सिद्धांत दिए गए। तो इन्हीं सिद्धांतों की अपन इस चैप्टर में क्या करने जा रहे हैं, बात करने जा रहे हैं कि कौन से विचारक ने न्याय का कौन सा सिद्धांत दिया और उसने किसका खंडन किया, और कौन से विचारक ने नई क्या अवधारणाएं दी। तो आइए चैप्टर की अपन शुरुआत करते हैं कि न्याय क्या है, कि प्राचीन काल में न्याय क्या था और किस तरीके से न्याय में विभिन्न क्या आते गए, परिवर्तन आते गए। तो शुरुआत करते हैं अपन। देखो प्राचीन समय में न्याय किसे माना जाता था, अपन अपने ही देश की बात कर लें, कि भारत देश की ही बात कर लें, कि भारत में देखो जिसे एक तो सरपंच जो व्यवस्था होती थी, कि सरपंच या गांव में अपने परिवार का जो बड़ा बुजुर्ग होता था, कि वो कोई भी फैसला ले लेता था, पूरे परिवार को क्या करना पड़ता था, मानना पड़ता था। यानी कि उस व्यक्ति को क्या माना जाता था, न्यायपूर्ण व्यक्ति माना जाता था। तो न्याय की शुरुआत हुई थी सद्गुण से। ध्यान रखना, न्याय की शुरुआत किससे हुई थी, सद्गुण से न्याय की क्या हुई थी, शुरुआत हुई थी। कि हम ऐसे व्यक्ति को ढूंढते थे जिसके अंदर क्या पाए जाए, सद्गुण पाए जाए, अच्छे गुण हो। तो उसी आधार पर किसकी शुरुआत मानी गई थी, न्याय की बात मानी गई थी। फिर विचार, सद्गुण जिसका चरित्र क्या होगा, अच्छा होगा, ऐसे व्यक्ति को कौन से पद पर बिठाया जाएगा, न्यायपूर्ण पद पर क्या किया जाएगा, बिठाया जाएगा। ठीक है, या व्यक्ति के किसके ऊपर जोर दिया गया, कर्तव्य पालन पर क्या दिया गया, जोर दिया गया। और अपन भारतीय परंपरा की बात करें तो प्राचीन काल से ही भारतीय परंपरा किस पर आधारित रही है, धर्म पर आधारित रही है। यानी कि धर्म का पालन करना ही क्या माना गया था, न्याय माना गया था। आई क्या बात समझ में, कि धर्म का पालन करना ही भारतीय परंपरा में क्या माना गया था, न्याय माना गया था। पाश्चात्य यानी कि विदेशी जो परंपरा है उसमें क्या माना गया था, कि एक चरित्रवान व्यक्ति की क्या की जाती थी, तलाश की जाती थी, और ये व्यक्ति क्या करता था, न्याय का कार्य करता था। लेकिन फिर विचारक कौन आए, प्लेटो आए, तो वहां से न्याय की नई नई परिभाषाएं निकलकर आने लगी। इन्होंने अपने समय में प्रचलित जितनी भी न्याय की अवधारणाएं थी
इनका क्या किया, खंडन किया। तो आइए थोड़ी सी अपन बात करते हैं, चैप्टर की शुरुआत करते हैं। जो प्लेटो है, प्लेटो से शुरुआत होती है अपने चैप्टर की। तो ये तो चैप्टर की समरी थी कि हम क्या पढ़ेंगे इस चैप्टर में। तो देखिए शुरुआत करते हैं अपन किससे, प्लेटो से। पहला विचारक कौन है, प्लेटो। और प्लेटो कहां का रहने वाला था, यूनान का। और यूनान कहां, यूनान के कौन से शहर में, एथेंस में प्लेटो का क्या हुआ था, जन्म हुआ था। अब किसी भी विचारक को जानने से पहले हम उसकी कुछ परिस्थितियां जानेंगे कि यूनान में ऐसी क्या परिस्थितियां थी जिसके कारण प्लेटो ने अपने न्याय का क्या दिया, सिद्धांत दिया। तो सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बता दूं कि जो गुरु शिष्य की परंपरा है उसकी शुरुआत कहां से मानी जाती है, प्लेटो से मानी जाती है। प्लेटो का गुरु कौन था, प्लेटो का गुरु कौन था, सुकरात था। और प्लेटो का शिष्य कौन था, अरस्तु था। राजनीति विज्ञान का जनक भी किसे कहा जाता है, अरस्तु को कहा जाता है। 11वीं क्लास में अपन पढ़ चुके हैं। तो ध्यान रखना, सुकरात, प्लेटो और अरस्तु, कौन सी परंपरा, गुरु शिष्य की परंपरा। ठीक है। तो प्लेटो के ऊपर जो प्रभाव था वो किसका था, सुकरात का। सुकरात के विचारों से बहुत अधिक क्या था, प्रभावित था। कौन था, प्लेटो। और फिर प्लेटो के विचारों का प्रभाव किसके ऊपर पड़ा, अरस्तु। अरस्तु वही व्यक्ति है जिसने सिकंदर महान का क्या दी थी, शिक्षा दी थी। यानी कि सिकंदर का गुरु कौन था, अरस्तु। यानी कि गुरु शिष्य की जो परंपरा है उसका यहां पर क्या होता हुआ आ रहा है, पालन होता हुआ आ रहा है। ठीक है। थोड़ा सा टॉपिक से अलग हटके था, लेकिन फिर भी अपनी जो टॉपिक जुड़ता है वो कहां से जुड़ता है, सुकरात से। सुकरात किसकी बात करता था, सुकरात क्या कहता था कि सद्गुण ही न्याय है। ध्यान रखना, सद्गुण ही क्या है, न्याय है। कौन कहता है ये बात कहता है कौन, प्लेटो। प्लेटो क्या कहता है, सद्गुण, यानी कि यदि व्यक्ति के अंदर अच्छे गुण हैं तो वो गलत कार्य कर ही नहीं सकता। और ये विचार क्या कहलाए, न्याय कहलाए। और प्लेटो का जो न्याय आधारित है वो किसके विचारों पर आधारित है, सुकरात के। और अरस्तु का भी देखेंगे अपन कि जो न्याय का सिद्धांत है वो किस पर आधारित है, सद्गुणों पर ही क्या था, आधारित था। तो आइए अपन बात करते हैं प्लेटो की, कि प्लेटो क्या कहता है, न्याय के बारे में प्लेटो क्या कहता है। प्लेटो से पहले जितने भी विचारक हुए हैं सबने न्याय के अलग अलग विचार दिए, और प्लेटो ने इन सभी विचारों का क्या कर दिया, खंडन कर दिया। जैसे किसी ने कहा कि किसी की दी हुई वस्तु को वापस लौटाना क्या है, न्याय है। अपना कर्ज चुकाना क्या है, न्याय है। शक्तिशाली का हित ही क्या है, न्याय है। अन्याय न्याय से श्रेष्ठ कर है, न्याय भय का शिशु है। यानी कि जितने भी विचारक हुए हैं सबने न्याय को कैसा माना है, बाह्य माना है। सबने न्याय के कौन से रूप को स्वीकार किया है, बाह्य रूप को स्वीकार किया है। लेकिन यहां पर प्लेटो ने पूरी थ्योरी को पलट कर रख दिया और क्या कहा कि न्याय, ध्यान रखना, प्लेटो क्या कहता है, न्याय व्यक्ति की क्या है, आंतरिक वस्तु है। न्याय का संबंध किससे है, व्यक्ति के कौन से भाग से है, आंतरिक भाग से है। ध्यान रखना, बाह्य जितने भी विचारक थे सबके विचारकों का खंडन कर दिया। और प्लेटो ने क्या कहा कि न्याय कहां पर है, व्यक्ति के अंदर है। यानी कि व्यक्ति का कैसा गुण है, आत्मीय गुण है। ध्यान रखना, कैसा गुण है, व्यक्ति का आत्मीय गुण है। प्लेटो एक बात और कहता है कि अपने कर्तव्य का पालन करना, क्या कहता है, अपने कर्तव्य का क्या करना, पालन करना। और दूसरों के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करना ही क्या है, न्याय है। देखिए इसको अभी अपन डिटेल से समझेंगे कि प्लेटो क्या कहना चाहता है। प्लेटो क्या कह रहा है कि न्याय व्यक्ति की बाह्य वस्तु नहीं है, न्याय व्यक्ति के अंदर विद्यमान है। व्यक्ति का कैसा गुण है, आत्मीय गुण है। और इसके अलावा एक बात और कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने कर्तव्य का क्या करना चाहिए, पालन करना चाहिए। यानी कि अगर आपका जो कार्य है, आप जिस कार्य से संबंधित हैं उसी कार्य को आप करें, दूसरे के कार्य में क्या नहीं करेंगे, हस्तक्षेप नहीं करेंगे, तो ही क्या है, न्याय है। देखो वर्तमान में अपना कानून भी क्या कहता है
कि आप भारत में कहीं पर भी आ जा सकते हैं, लेकिन आप किसी दूसरे के घर में जबरदस्ती प्रवेश नहीं कर सकते। यानी कि दूसरे के कार्यों में आपने क्या नहीं किया, हस्तक्षेप नहीं किया। तो यही क्या है, न्याय है। तो ये बात कब कह दी प्लेटो ने, अपने समय में राजनीति विज्ञान की जब शुरुआत हुई थी तब भी प्लेटो ने क्या कह दिया था कि अपने कर्तव्य का पालन करना और दूसरों के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करना ही क्या कहलाता है, न्याय कहलाता है। तो देखो इस बात को अपन समझते हैं कि प्लेटो किस बेस के ऊपर ये बात कह रहा है। तो प्लेटो क्या कहता है कि प्रकृति ने क्या दिए हैं, प्रत्येक व्यक्ति में 3 गुण दिए हैं। ध्यान रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि ये क्वेश्चन इसी तरीके से पूछा जा सकता है। 1 नंबर का जो क्वेश्चन बनता है कि प्रकृति ने व्यक्ति के अंदर कितने गुण दिए हैं, 3 गुण दिए हैं। यानी कि प्रत्येक व्यक्ति की आत्मा में कितने गुण विद्यमान हैं, 3 गुण विद्यमान है। तो 3 गुण, पहला तो क्या विद्यमान है, बुद्धि, या जिसे अपन क्या कह सकते हैं, ज्ञान। दूसरा क्या है, शौर्य, यानी कि क्या है, शक्ति, या जिसे अपन क्या कह सकते हैं, साहस। और तीसरा गुण क्या विद्यमान है, तृष्णा, या जिसे अपन क्या कह सकते हैं, वासना। ठीक है। तो देखो प्लेटो क्या कहता है कि व्यक्ति की आत्मा में क्या होते हैं, ईश्वर द्वारा क्या दिए गए हैं, 3 गुण, या व्यक्ति की आत्मा में कितने गुण होते हैं, 3 गुण होते हैं। और ये गुण किसी में अधिक और किसी में क्या होते हैं, कम होते हैं। लेकिन एक गुण ऐसा होता है जो उसके अंदर क्या होता है, अधिक मात्रा में होता है। यानी कि व्यक्ति के अंदर, किसी व्यक्ति के अंदर बुद्धि क्या होगी, बहुत अधिक होगी। किसी व्यक्ति में साहस क्या होगा, बहुत अधिक होगा। और किसी व्यक्ति में क्या होगी, तृष्णा या वासना की भावना क्या होगी, बहुत अधिक होगी। तो जिस व्यक्ति में जो गुण अधिक हो उस व्यक्ति को क्या करना चाहिए, वही कार्य करना चाहिए। और देखो सबसे महत्वपूर्ण बात स्टूडेंट मैं आपको बताऊं कि जो प्लेटो ने ये जो सिद्धांत लिया था, ये कहां से लिया, इसने भारत से लिया था। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट, ये भारत भ्रमण पर आया था। और भारत भ्रमण पर कहां आया था, ये मगध आया था। कहां पर आया था, मगध। और उस समय भारत में कौन सी व्यवस्था प्रचलित थी, वर्ण व्यवस्था। ध्यान रखना, कौन सी व्यवस्था प्रचलित थी, वर्ण व्यवस्था। यानी कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, यानी कि जो व्यक्ति का जो निर्दिष्ट कार्य था, यानी कि जिसमें बुद्धि थी वो ब्राह्मण, ठीक है, जिसमें भुजाओं में ताकत थी वो क्षत्रिय, जिसकी जांघों में ताकत थी वो वैश्य, और जहां सबसे निम्न जो था वो कौन सा वर्ग था, शूद्र वर्ग। तो यहीं से इसने ये व्यवस्था ग्रहण की। ये हमारे लिए गर्व की बात है कि ये व्यवस्था प्लेटो ने कहां से ग्रहण की थी, भारत से ग्रहण की थी। कि बुद्धि, प्रत्येक व्यक्ति के अंदर 3 गुण होते हैं और इस गुण के अनुसार समाज में क्या पाया जाता है, एक वर्ग पाया जाता है। और उस वर्ग द्वारा, प्लेटो ने क्या कहा, उस वर्ग द्वारा अपने कर्तव्य का पालन करना और दूसरों के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करना ही क्या कहलाता है, न्याय कहलाता है। तो देखो अपन बात करते हैं अब आगे थोड़ी सी कि इन्हीं गुणों के आधार पर, ध्यान रखना, इन्हीं गुणों के आधार पर प्लेटो ने समाज में न्याय को 2 भागों में बांटा है। ध्यान रखना, प्लेटो ने न्याय को कितने भागों में बांटा है, 2 भागों में बांटा है। देखिए प्लेटो न्याय को कितने भागों में बांटता है, 2 भागों में बांटता है। न्याय को कितने भागों में बांटा, 2 भागों में बांटा। देखो पहला भाग तो कैसा, व्यक्तिगत, और दूसरा भाग कैसा, सामाजिक। क्या होता है, अभी मैंने आपको समझाया कि प्रत्येक व्यक्ति के अंदर एक गुण होता है। जैसे पहला तो गुण क्या होगा, बुद्धि, ठीक है। दूसरा क्या बताया मैंने, साहस, या जिसे क्या कहा था, शौर्य, इसे क्या कहा था, ज्ञान। और तीसरा क्या था, तृष्णा, या जिसे अपन ने क्या कहा था, वासना। तो प्रत्येक व्यक्ति के अंदर न्याय के 2 रूप बताए हैं। ध्यान रखना, पहला व्यक्तिगत और दूसरा कैसा, सामाजिक। ठीक है। तो जिस व्यक्ति में बुद्धि होगी, ज्ञान की मात्रा अधिक होगी, तो वो क्या बनेगा, राजा बनेगा, या फिर कौन सा वर्ग बनेगा, शासक वर्ग बनेगा। जिस व्यक्ति में साहस या शौर्य अधिक होगा वो क्या बनेगा, सैनिक वर्ग। वो कौन सा वर्ग कहलाएगा, सैनिक वर्ग। और जिसमें तृष्णा या वासना की भावना होगी वो कौन सा वर्ग कहलाएगा,
उत्पादक वर्ग कहलाएगा। कौन सा वर्ग कहलाएगा? उत्पादक। तो उम्मीद करता हूं आपको बात समझ में आई होगी कि क्या कह रहा है कि अब प्लेटो का जो कथन है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपना निर्दिष्ट कार्य करना और दूसरों के कार्यों में क्या नहीं करना चाहिए? हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। यही अवधारणा क्या कहलाती है? न्याय कहलाती है। ध्यान रखना कि जिस व्यक्ति में बुद्धि अधिक होगी वो क्या कहलाएगा? वो क्या बनेगा? राजा बनेगा। जिसमें साहस अधिक होगा वो क्या बनेगा? सैनिक। और जिसमें तृष्णा या वासना बनेगा वो कौन सा वर्ग कहलाएगा? उत्पादक वर्ग कहलाएगा। इन दो वर्गों को वो रखता है अभिभावक वर्ग में, उच्च वर्ग में रखता है, और उत्पादक वर्ग को इस वर्ग के अधीन ही रहकर क्या करना चाहिए? कार्य करना चाहिए। ठीक है। और जब ये तीनों वर्ग अपनी अपनी जो इनके कर्तव्य हैं उन कर्तव्यों का पालन करेंगे और दूसरों के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे तो यही व्यवस्था क्या कहलाती है? प्लेटो का क्या कहलाता है? न्याय कहलाता है। ध्यान रखना, प्लेटो की जो न्याय की अवधारणा थी वो कैसी अवधारणा थी? नैतिक अवधारणा। ठीक है, ध्यान रखना, कैसी अवधारणा थी? नैतिक अवधारणा। कैसी नहीं है? कानूनी नहीं है। ध्यान रखना, प्लेटो की ये जो अवधारणा है ये कैसी अवधारणा है? नैतिक अवधारणा है, कानूनी अवधारणा नहीं है। यानी कि प्रकृति के नियमों पर आधारित है। व्यक्ति की जो आत्मा में गुण है उन गुणों पर ये क्या है? आधारित है। तो उन गुणों के आधार पर समाज में वर्ग होगा और उस वर्ग द्वारा अपना निर्दिष्ट कार्य करना और दूसरों के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करना ही क्या कहलाता है? न्याय कहलाता है। क्या कहलाता है? ये न्याय कहलाता है। तो कौन सी अवधारणा? नैतिक न्याय की। किसकी अवधारणा नहीं दी है? कानूनी न्याय। क्योंकि वर्तमान में जो अपना न्याय है, जो भारत में या कहीं पर भी जो संविधान के अनुसार न्याय चलता है उसे अपन कौन सा न्याय कहते हैं? कानूनी न्याय कहते हैं। तो प्लेटो कौन से न्याय की वकालत करता है? नैतिक न्याय की क्या करता है? वकालत करता है। तो अब प्लेटो का एक क्वेश्चन और पूछ लेते हैं कि प्लेटो ने ये सिद्धांत किस में दिया? ध्यान रखना, तो अपने को ध्यान रखना है कि प्लेटो की एक पुस्तक थी। ध्यान रखना दोस्तों, स्टूडेंट्स, प्लेटो की एक क्या थी? पुस्तक थी। और पुस्तक का क्या नाम था? रिपब्लिक। ध्यान रखना, कौन सी पुस्तक थी? रिपब्लिक पुस्तक। इस बुक में कौन से भाग में? सेकंड, थर्ड और फोर्थ भाग में किसकी अवधारणा दी गई? न्याय की अवधारणा का क्या किया गया? प्रतिपादन किया गया। ध्यान रखना, प्लेटो ने अपनी कौन सी पुस्तक, और इस पुस्तक का जो दूसरा नाम है ये कि इसका क्या नाम है? न्याय से संबंधित। पुस्तक को क्या कहा गया है? न्याय से संबंधित। कंसरिंग जस्टिस, ये इस पुस्तक का क्या है? दूसरा नाम। यानी कि प्लेटो के जो जितना भी जो सिद्धांत है, राजनीतिक सिद्धांत है, वो किस पर आधारित है? न्याय पर आधारित है। प्लेटो का राजनीतिक सिद्धांत किस पर आधारित है? न्याय पर आधारित है। और उस अवधारणा को इसने अपनी कौन सी पुस्तक? रिपब्लिक पुस्तक। और रिपब्लिक पुस्तक के भी कौन से भाग में? सेकंड, थर्ड और फोर्थ भाग में क्या दी है? न्याय की अवधारणा दी है। पुस्तक का दूसरा नाम क्या है? न्याय से संबंधित। यानी कि इसे क्या कहा गया है? कंसरिंग जस्टिस। ठीक है। और जो भी न्याय की अवधारणा है वो पूरी क्या मिलती है अपने को? इसी पुस्तक में मिलती है। प्लेटो का जो न्याय का सिद्धांत है इसके ऊपर एक विचारक हैं। कौन है? एबेंस्टीन। ये क्या कहते हैं कि प्लेटो के जितने भी विचार हैं, प्लेटो के जितने भी राजनीतिक सामाजिक विचार हैं वो किस पर आधारित हैं? न्याय पर आधारित हैं। ये इंपॉर्टेंट कथन है, ध्यान रखना। हिंदी और इंग्लिश दोनों में दिया गया है। ठीक है। एबेंस्टीन महोदय क्या कहते हैं कि प्लेटो का जो विचार है, ये एक नंबर का क्वेश्चन पूछ लेता है कि ये कथन किसके द्वारा कहा गया है? तो सीधा सा कथन कहा गया है कि प्लेटो के जितने भी विचार हैं ये विचार किस पर आधारित हैं? न्याय पर आधारित है। यानी कि राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक जितने भी विचार हैं वो किस पर आधारित हैं? न्याय पर आधारित हैं। तो इस प्रकार अपना प्लेटो यहां पर क्या होता है? कंप्लीट होता है। तो अभी अपन आगे बात करते हैं। नेक्स्ट जो विचारक दिए गए हैं अरस्तु, उनकी बात कर लेते हैं। और राजनीति विज्ञान का जनक भी किसे कहा गया है? 11वीं क्लास में अपन पढ़ चुके हैं। राजनीति विज्ञान का जनक किसे कहा गया है? अरस्तु को कहा गया है। तो अरस्तु के न्याय से संबंधित विचार, सामान्य विचार हैं इनके। अरस्तु के कौन से विचार? न्याय संबंधी विचार। ठीक है। किसकी बात कर रहे हैं अपन?
अरस्तु के न्याय संबंधी, यानी कि अरस्तु ने अब क्या विचार दिए। तो देखो कुछ तो इनके ऊपर प्रभाव किसका था, प्लेटो के शिष्य थे, ठीक है, तो कुछ तो प्रभाव इनके ऊपर किसका था, प्लेटो का। तो इन्होंने भी जो न्याय का आधार माना है वो किसको माना है, सद्गुण। क्या माना है, सद्गुण। और इनका एक कथन है, इनके द्वारा क्या कहा गया कि प्रत्येक व्यक्ति के अंदर न्याय की समान क्या पाई जाती है, भावना पाई जाती है। ध्यान रखना, क्या कह रहे हैं अरस्तु महोदय, क्या कह रहे हैं कि प्रत्येक व्यक्ति में न्याय की क्या पाई जाती है, समान भावना पाई जाती है। इसीलिए राज्य, ध्यान रखना, इसीलिए राज्य क्या है, अस्तित्व में है, वरना राज्य क्या हो जाता, समाप्त हो जाता। ध्यान रखना, क्या कह रहे हैं अरस्तु महोदय कि एक तो इनका जो न्याय का विचार है वो किस पर आधारित है, सद्गुण पर आधारित है। और क्या कह रहे हैं कि प्रत्येक व्यक्ति के अंदर न्याय की क्या पाई जाती है, समान भावना पाई जाती है। इसीलिए राज्य क्या है, आज अस्तित्व में है। अगर समान भावना नहीं होती तो राज्य क्या हो जाते, समाप्त हो जाते, लड़ाई झगड़े होते, ठीक है, कोई भी न्याय को मानता नहीं और राज्य धीरे धीरे क्या हो जाते, समाप्त हो जाते। तो अब इनकी बात करते हैं कि इन्होंने जो न्याय का जो विचार दिया है वो क्या विचार दिया है, क्या कहते हैं न्याय के बारे में, ठीक है। तो देखो इन्होंने न्याय को दो भागों में बांटा है। सबसे पहले तो अपन बात करते हैं कितने भागों में बांटा है, दो भागों में। एक तो कौन सा, सामान्य न्याय, ठीक है, और एक कौन सा न्याय है, विशिष्ट न्याय, ठीक है। तो इसकी तो मैं बात कर चुका हूं, ये किस पर आधारित है, सद्गुण पर आधारित है। ध्यान रखना, ये किस पर आधारित है, सद्गुण पर। इसका अपनी किताब में उल्लेख नहीं है कि प्लेटो ने न्याय के केवल अपने यहां पर किताब में केवल विशिष्ट न्याय का उल्लेख किया गया है। न्याय के इन्होंने दो भागों में बांटा है न्याय को। एक तो सामान्य न्याय, किस पर आधारित है, सद्गुण। प्रत्येक व्यक्ति में न्याय के एक जैसे क्या होते हैं, गुण होते हैं, जिसके कारण राज्य क्या है, अस्तित्व में है। लेकिन दूसरे न्याय की अपन बात कर रहे हैं, विशिष्ट न्याय। इसको भी देखो कितने भागों में बांटा है, दो भागों में, और इसको अपने को याद भी करना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। कितने भागों में बांटा है, दो भागों में। एक तो कौन सा, देखो इसको थोड़ा डिटेल से अपन वैसे ही पढ़ लेते हैं क्योंकि इसी का उल्लेख है अपनी किताब में। तो प्लेटो का जो, अरस्तु का जो न्याय सिद्धांत है, कौन सा न्याय सिद्धांत, विशिष्ट, या फिर इसे अपन क्या कह सकते हैं, कानूनी सिद्धांत। ध्यान रखना, प्लेटो का कौन सा सिद्धांत की बात कर रहे हैं अपन, दूसरा जो सिद्धांत है विशिष्ट या कानूनी सिद्धांत। इसे कितने भागों में बांटा है इन्होंने, दो भागों में बांटा है। कितने भागों में बांटा है, दो भागों में। पहला तो कौन सा भाग है, वितरणात्मक, इसे क्या कहा है, वितरणात्मक, या इसे क्या कहा है, राजनीतिक न्याय। इसे वितरणात्मक या क्या कहा है, राजनीतिक न्याय। और जो दूसरा बाटा है उसे क्या कहा है, सुधारात्मक न्याय। कौन सा न्याय कहा है, सुधारात्मक। यानी कि यहां तो देखो नाम से स्पष्ट है, क्या करना है, सुधारना है। सुधारने के लिए किसकी व्यवस्था, न्याय की व्यवस्था। और यहां पर वितरणात्मक या किसकी बात की है, राजनीतिक न्याय पर। तो देखो ये तो किस पर आधारित है, विधायिका। ये किस पर आधारित है, विधायिका। और ये किस पर आधारित है, न्यायपालिका। थोड़ा अंतर समझना, फिर समझेंगे अपन इसको। किस पर आधारित है, न्यायपालिका पर आधारित है। देखो अरस्तु महोदय क्या कहते हैं कि, अरस्तु महोदय क्या कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति क्या नहीं है, समान नहीं है। प्रकृति ने व्यक्ति को क्या नहीं बनाया है, समान नहीं बनाया है। कुछ व्यक्तियों में विशेष गुण होते हैं और कुछ व्यक्तियों में गुण नहीं होते हैं या सामान्य गुण होते हैं, ठीक है। तो अरस्तु का जो वितरणात्मक न्याय है ये क्या कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति को किस आधार पर, उसकी योग्यता, किस आधार पर, उसकी योग्यता, उसकी क्या है, प्रतिष्ठा के आधार पर क्या करने चाहिए, पद प्रदान करने चाहिए। देखिए बिल्कुल इजी तरीका है इसको याद करने का। यानी कि इसने जो वितरणात्मक न्याय है वो किस आधार पर है, रेखा गणित, या किस आधार पर, ज्यामितीय आधार पर।
किसकी बात कर रहा है? रेखा गणित या ज्यामितीय आधार पर। देखिए समझते हैं इसको। अरस्तु का जो विशिष्ट न्याय है, कानूनी न्याय है, इसमें इसका पहला भाग है वितरणात्मक न्याय या राजनीतिक न्याय। तो अरस्तु क्या कहता है कि विधायिका को ऐसे नियम बनाने चाहिए, ऐसे कानून बनाने चाहिए कि जो व्यक्ति योग्य है, जिसकी जो प्रतिष्ठा है, जो शिक्षा है, उसी आधार पर वो क्या कर रहे, उसको वो पद मिले। जैसे अपन बात करते हैं कि अपने कुछ वैकेंसियां निकलती हैं 10वीं पास, पुलिस वगैरह की निकल गई। कुछ वैकेंसियां होती हैं जो कॉलेज स्तर पर, जैसे आरएस वगैरह। कुछ वैकेंसियां होती हैं यानी कि टीचर कौन बनेगा, जिसने बीएड किया है, या कुछ टेक्निकल फील्ड की होती हैं, यानी कि जिस व्यक्ति के पास जो योग्यता है उसके अनुसार ही उसे क्या मिलेगा, पद मिलेगा। यानी कि अगर आप 10वीं फेल हैं तो इसका मतलब आप क्या नहीं बन सकते, कोई बड़ी नौकरी नहीं कर सकते। यानी कि ये व्यक्ति जितना योग्य है उसके अनुसार ही उसे पद, प्रतिष्ठा, उसकी सैलरी होनी चाहिए। इसमें किसी प्रकार का क्या नहीं होना चाहिए, भेदभाव नहीं होना चाहिए। यानी कि वैसे तो भेदभाव मूलक है, ध्यान रखना, वैसे तो क्या है, व्यक्ति व्यक्ति में क्या करता है, भेदभाव मूलक है। ध्यान रखना कैसा है, भेदभाव मूलक है। लेकिन बात क्या कह रहा है कि व्यक्ति को भेदभाव किस आधार पर होना चाहिए, उसकी योग्यता, और उसकी किस आधार पर होना चाहिए, प्रतिष्ठा के आधार पर क्या होना चाहिए, भेदभाव होना चाहिए। यानी कि देखो रेखा गणित के आधार पर, यानी कि टॉप पर कौन जाएगा, यानी कि अगर आरएस बनेगा, ठीक है, उच्च पद पर पहुंचेगा, बड़ी परीक्षा पास करेगा, फिर उसके नीचे अधिकारी हैं, फिर कर्मचारी हैं, एलडीसी वगैरह, 4th ग्रेड, ठीक है। तो इस प्रकार व्यक्ति को क्या होने चाहिए भाई, जैसे 4th ग्रेड है, ये 3rd ग्रेड है, ये 2nd ग्रेड है, ये 1st ग्रेड है। तो इस प्रकार व्यक्ति को क्या दिए जाने चाहिए, पद दिए जाने चाहिए। यानी कि उसकी योग्यता के अनुसार उसको क्या दिए जाने चाहिए, पद दिए जाने चाहिए। अब यहां पर बात करते हैं अपन सुधारात्मक न्याय, ठीक है। यानी कि व्यक्ति को, ये किस आधार पर, न्यायपालिका, न्यायपालिका यानी कि ये किस आधार पर है, अंकगणितीय आधार पर। किस आधार पर है, अंकगणितीय आधार पर। यानी कि समान अपराध के लिए समान क्या दिया जाना चाहिए, दंड दिया जाना चाहिए। ये अंतर है इन दोनों में, ध्यान रखना कि यहां पर तो देखो भेदभाव है, लेकिन किस आधार पर, योग्यता और प्रतिष्ठा के आधार पर। लेकिन यहां पर अरस्तु क्या कह रहा है कि राज्य में व्यवस्था बनाए हुए रखने के लिए क्या किया जाना चाहिए, समान अपराध के लिए समान क्या दिया जाना चाहिए, दंड दिया जाना चाहिए। देखो किस आधार पर है, अंगणितीय। यानी कि अगर किसी व्यक्ति ने किसी की हत्या की है तो उसकी सजा 7 वर्ष है, तो चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, महिला हो, पुरुष हो, कानून की नजर में सभी क्या होने चाहिए, समान होने चाहिए। तो उनको क्या दिया जाना चाहिए, समान अपराध के लिए समान क्या दिया जाना चाहिए, दंड दिया जाना चाहिए। तो ये किस आधार पर, अंगणितीय आधार पर। और इसका निर्धारण कौन करती है, न्यायपालिका। ध्यान रखना, इसका निर्धारण कौन करती है, न्यायपालिका। तो इससे क्या सिद्ध होता है कि न्याय कैसा होना चाहिए, सुधारात्मक, और ये न्याय का कैसा रूप है, वितरणात्मक। तो इस प्रकार अपना अरस्तु भी यहां पर क्या होता है, कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में अपन बात करेंगे मध्यकालीन और आधुनिक विचारकों की। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपके और भी कोई क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट के माध्यम से हमें बता सकते हैं। धन्यवाद।